प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे गद्य खंड का सेकंड चैप्टर 11वां पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। और इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में जानने का प्रयास किया था। संक्षिप्त जानकारी उनके जीवन से संबंधित हमने ग्रहण की थी। आइए चलते हैं उस पाठ के सारांश की तरफ। बाल गोविंद भगत नामक रेखा चित्र के माध्यम से लेखक आखिर हमें क्या संदेश देना चाहता है, लेखक हमें क्या जानकारियाँ देना चाहता है। सबसे पहले सारांश रूप में हम इस पाठ को जानेंगे, समझेंगे। पुनः उस पाठ के हर अनुच्छेद का वाचन करते हुए उसकी व्याख्या को जानेंगे और सुनेंगे। बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है, इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का, एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता का, लोक संस्कृति का और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी बाल गोविंद भगत मनुष्यता के पक्षधर थे, लोक संस्कृति के संरक्षक थे और सामूहिक चेतना उनमें कूट कूट करके भरी हुई थी। और ये तीनों सद्गुणों से भरे हुए उस व्यक्ति का जो जीवन चरित्र है, जो उसके जीवन की घटनाएं हैं, वो निश्चित रूप से हमारे अंदर इन भावों को भरने का प्रयास करती हैं। इस भाव को लेकर के लेखक ने ये जानकारियाँ हमारे तक पहुँचाने का प्रयास किया है। लेखक का मानना है कि बाह्य अनुष्ठानों या वेशभूषा मात्र से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का आधार होता है जीवन के मानवीय सरोकार। लेखक का मानना है कि केवल दाढ़ी, जटाजूट या गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने वाला ही व्यक्ति संत नहीं होता, सन्यासी नहीं होता। हालांकि गेरुआ वस्त्र, दाढ़ी, जटाजूट ये जो बाह्य अनुष्ठान है, ये प्रतीक हैं संत के, लेकिन केवल उतने मात्र से कोई व्यक्ति संत नहीं हो सकता। यदि उसके अंदर लोक कल्याण की भावना नहीं है, मानवीय सरोकार नहीं है, तो उसको संत नहीं कहा जा सकता। और जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों को धारण न करता हो, बाह्य अनुष्ठानों से युक्त न हो, लेकिन उसके अंदर मानवीय सरोकार हो, वो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में लगा हो, लोक संस्कृति का संरक्षण करता हो, सामूहिक चेतना को बढ़ावा देने वाला हो, तो इन्हीं सद्गुणों के आधार पर लेखक ने बाल गोविंद भगत को एक सद्गृहस्थ संत की उपाधि से नवाजा है। और बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। सामाजिक रूढ़ियाँ जो हैं उन पर भी यह पाठ प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता और है कि इस रेखा चित्र का अध्ययन करते हुए आपके सामने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत हो जाती है, सजीव झांकी देखने को मिलती है। और ग्रामीण जीवन से मतलब क्या? आज तो ग्रामीण जीवन भी बिल्कुल शहरीकरण का शिकार होता जा रहा है। शहरीकरण के प्रभाव में बहुत सारी सुख सुविधाएं विकसित होती जा रही हैं, इसलिए ग्रामीण अंचलों की भी जो स्थिति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ ग्रामीण जीवन से मतलब क्या? गांव का जीवन जो है किसानों के जीवन से संबंधित होता है। और किसान, कृषक जो समाज होता है, वो पहचान होता है ग्रामीण संस्कृति। तो उस ग्रामीण संस्कृति की झांकी, उस कृषक समाज की झांकी हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठती है। ये भी एक अन्यतम विशेषता है इस रेखा चित्र की। तो आइए चलते हैं अपने पाठ की तरफ और एक एक पैराग्राफ, एक एक अनुच्छेद का अध्ययन करते हुए, उसका वाचन करते हुए हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस रेखा चित्र की शुरुआत लेखक बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व से, उनकी वेशभूषा से,
उनके आयु, इनके आकार, रंग, प्रकार इत्यादि का चित्रण करते हुए इसकी शुरुआत करता है। और लेखक बताता है, किताब में देखेंगे, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यानी बाल गोविंद भगत का जो शरीर था बहुत लंबा या बहुत छोटा नहीं था, मझले कद के व्यक्ति थे, लेकिन गोरे उनका वर्ण जो था, उनका जो रंग था गोरा चिट्टा था। उम्र 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, दाढ़ी, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यानी सफ़ेद बाल थे और उनके कारण उनका चेहरा जगमगाता रहता था। दाढ़ी या जटाजूट अलग से नहीं रखते थे जैसा कि संत या सन्यासी रखा करते हैं। लेकिन संतों के कुछ गुण उनके अंदर थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कपड़ों के प्रति बहुत आकर्षण नहीं था। कमर में मात्र एक लंगोटी पहने रहते थे और बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ने पर एक काली कमली ओढ़ लेते थे। सिर पर कबीरपंथियों से कनफटी टोपी, कनफटी टोपी का मतलब कबीरपंथी मान्यता के जो लोग होंगे सफ़ेद रंग की एक गोल टोपी पहनते हैं जो किनारों से, दोनों सिरों से आकर कान में लिपटी होती है। उस तरह की टोपी वो भी पहने रहते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन यानी त्रिशूल के आकार का तीन रेखाओं वाला एक चंदन जो नाक के एक छोर तक, जो उसकी एक छोर जो है नाक तक आती है, उस तरह का चंदन हमेशा उनके चेहरे पर चमकता रहता था। और गले में तुलसी की बेडौल माला बांधे रहते थे। तुलसी की एक माला जो अपनी सुंदरता के लिए या शौक के लिए नहीं, बल्कि तुलसी के प्रति जो सात्विकता का भाव है समाज में, उस भाव को लेकर के वो अपने गले में तुलसी की एक बेडौल माला हमेशा बांधे रहते थे। ये इनका वेशभूषा, ये आकार प्रकार हुआ करता था। लेकिन लेखक कहता है कि ऊपर की तस्वीर से यह ना माना जाए कि बाल गोविंद भगत संत थे, बिल्कुल नहीं। वो एक गृहस्थ थे। कहा ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती भी बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेखक कहता है कि उनके इस आकार प्रकार को और उनके इस पहनावे को या जो भी उनके बारे में वर्णन किया गया उसके आधार पर यह नहीं स्वीकार किया करना चाहिए कि वो सन्यासी थे, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक गृहस्थ थे। लेखक कहता है कि उनके पास कुछ खेती बाड़ी भी थी, एक छोटा साफ सुथरा मकान भी था, उनका अपना परिवार भी था। लेकिन लेखक कहता है कि उनकी पत्नी को हमने नहीं देखा था, उनकी गृहिणी को नहीं देखा था, लेकिन उनकी पतोह, उनका एक बेटा और यानी 3 लोगों का वो परिवार था जिसको लेखक ने अपने बचपन से देखा है, सुना है। अब लेखक को बाल गोविंद भगत के व्यवहार में, आचरण में कौन से ऐसे गुण दिखाई पड़ते थे जिसके आधार पर उन्होंने उनको सद्गृहस्थ संत की संज्ञा दी, और उनके जीवन की कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो लेखक को इस कदर प्रभावित करती हैं कि उस व्यक्ति के चित्र को अपनी इस रचना के माध्यम से उन्होंने जीवंत बनाने का प्रयास किया। आगे दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे तो ध्यान दीजिए सेकंड पैराग्राफ पर, दूसरे अनुच्छेद पर। लेखक कहता है किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की परिभाषाओं में खरे उतरने पर। यानी लेखक कहता है कि उनकी बाह्य अनुष्ठान या जो भी आकार प्रकार के बारे में बताया उसके आधार पर उनको सन्यासी नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन परिवार रखते हुए भी, खेती करते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे और साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। यानी हर उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके क्रियाकलापों से कोई भी उनको एक गृहस्थ नहीं मान सकता, क्योंकि गृहस्थ का जो जीवन होता है तमाम तरह की कठिनाइयों और चुनौतियों भरा होता है। और गृहस्थ जीवन जीते हुए भी संतों के समान लक्षण और संतों के समान सद्गुणों से युक्त जो यह व्यक्ति था, उसको उसी आधार पर लेखक ने सद्गृहस्थ संत की संज्ञा दी। और उसका कारण क्या है? क्योंकि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते,
उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज बिना पूछे नहीं छूते, न व्यवहार में लाते। इस नियम को तो कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। और कौतूहल क्या होता? कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, न कि किसी को कष्ट हो या फिर कोई हमारे प्रति किसी तरह की भावना रखे। इसके अलावा वह गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी उनकी सारी चीज साहब की थी, यानी कबीर की थी, ईश्वर की थी। और जो कुछ उनके खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे साहब के दरबार में, साहब के दरबार से मतलब एक कबीरपंथी मठ से है, जो उनके घर से 2-3 किलोमीटर दूर, 2-3 मील दूर था। आप अपने सारे अनाजों को हर सीजन में उठा करके साहब के दरबार में, यानी उस कबीरपंथी मठ में लेकर के साहब को अर्पित कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था जो कुछ भी हुआ है वो साहब की देन है, वो ईश्वर की देन है, और वहाँ चढ़ा देते थे। उसमें मठ के पुजारियों के द्वारा जो कुछ उसमें से रख लिया जाता और प्रसाद स्वरूप जो इन्हें वापस लौटा दिया जाता, उसी को पुनः वापस लाते और उसी से अपने घर परिवार का खर्च चलाते, ईश्वर का प्रसाद समझते। तो ये जो इनका व्यवहार है वो उनको संतों की कोटि में खड़ा करता है, और गृहस्थ होते हुए भी संतों के सारे लक्षणों से युक्त थे। कहा कि वह जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब एक वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। लेकिन ये सब तो उनके ऐसे गुण थे जिस पर लेखक, जिसको देखकर लेखक प्रभावित होता था। लेकिन एक और उनकी विशेषता थी, एक और उनका गुण था जो लेखक को काफ़ी प्रभावित करता था, और वो गुण था उनके गायन की कला। लोकगीत के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, जो उनकी साधना थी, हर मौसम और हर ऋतु के अनुसार अलग अलग तरह के गीतों को गाना, अलग अलग धुन को तैरना और लोक संस्कृति या लोक गीतों को की साधना करते रहना भी लेखक को उनका ये सद्गुण प्रभावित करता है। तो आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर के, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ, लास्ट अनुच्छेद में है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव होते थे। यानी जो लोकगीत हैं, ऋतुओं और मौसम के अनुसार उसका गायन तो करते ही थे। कबीर, महात्मा कबीर के लिखे हुए उन पदों का भी हमेशा वो गायन किया करते थे, और एक सच्चे लोक गायक की भी के रूप में भी उनकी ख्याति थी, और उनके इस गायन कला से भी लेखक काफ़ी प्रभावित था। अब लेखक हर ऋतु, हर मौसम के अनुसार उनकी क्या दिनचर्या होती और किस तरह से वो लोक संस्कृति, मनुष्यता और सामूहिक चेतना को जीवंत बनाए रखने का प्रयास करके लेखक इसको संकेत करना चाहता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेखक शुरुआत करता है आषाढ़ के समय से। संयोग से ये आषाढ़ का समय चल रहा है, और आषाढ़ के इस मौसम में गाँव का जो माहौल होता है काफ़ी खुशनुमा होता है, काफ़ी व्यस्तता भरा होता है। हालांकि आज तो तमाम तरह के संसाधन विकसित हो गए हैं, जिसके वजह से खेती बाड़ी भी काफ़ी सरल हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सिंचाई के लिए, खेतों की जुताई के लिए किसान को कठिन श्रम करना पड़ता था। अपने पौधों की रोपाई के समय वर्षा पर उसे निर्भर होना पड़ता था, प्रकृति पर निर्भर होना पड़ता था, और प्रकृति के सहयोग से जब वर्षा होती थी तो वो अपने खेतों की मेड़बंदी करके उस पानी को रोकता था और उसी में अपने फसलों को बोने का काम करता था। लेकिन आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो आषाढ़ के महीने में बाल गोविंद भगत की दिनचर्या क्या होती और उनके कौन से व्यवहार, उनके कौन से क्रियाकलाप लेखक को प्रभावित करते थे, इसको दिखाने का प्रयास किया है। और लेखक वर्णन करता है
कि आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ के महीने में हमेशा बादलों का बरसना, अचानक कहीं से मेघों का घिर आना और वर्षा शुरू कर देना, ये लगा रहता है। लेकिन आषाढ़ के रिमझिम के समय में जब तेज धूप न हो, लगभग समूचा गांव अपने खेतों की तैयारी में उतर पड़ता है। और ऐसे में बाल गोविंद भगत भी अपने खेतों में काम करते हुए किस तरह का कार्य व्यवहार करते हैं, इसको दिखाना चाहता है लेखक, जो अंतिम पैराग्राफ में है। ध्यान देंगे, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। लेखक ये दिखाना चाहता है कि आषाढ़ के रिमझिम जो बरसात का जो मौसम होता है, जब अचानक बदली छाई रहती है, ठंडी पुरवाई चल रही होती है, और ऐसे में समूचा गांव अपने खेतों की तैयारी में, कृषक जो समाज होता है, कृषक का जो परिवार होता है, औरतों से लेकर के बच्चे तक, सब अपने खेतों की तैयारी में कठिन परिश्रम करते हैं। अचानक अपने खेतों में काम कर रहे बाल गोविंद भगत के मुंह से लोकगीत निकलने लगते हैं, और उसका आरोह अवरोह, संगीत का जो उनकी जो साधना थी, उसका ज्ञान संगीत का इतना अच्छा था कि उस राग और धुन को इतने अच्छे ढंग से गाते थे कि कभी कभी उनके आवाज़ बहुत ही ऊंचे हो उठते थे, कभी कभी उनके आवाज़ बिल्कुल नीचे आ जाते थे। लेकिन चाहे जो भी हो, उनके आवाज़ पूरे वायुमंडल में गूंजने लगते थे। और देखते ही देखते उस पूरे इलाके के जो काम करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, जो भी लोग अपने खेतों में काम करते हैं, उनके गाए हुए गीतों को दोहराने लगते हैं। और ऐसे में एक अजीब संगीतमय माहौल बनता है, जिसका प्रभाव क्या होता है, गिल्ली मिट्टी में उछलते कूदते उनके बच्चे क्रीड़ा कर रहे हैं। औरतें जो कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, वो भी उनके गाए हुए पदों को दोहराने लगती हैं। खेतों में रोपनी करने वाले मजदूर उनके पदों को दोहराने लगते हैं। और इससे उनके अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है, जो उनका मनोरंजन होता है, वो अपने थकान को भूल करके उनकी उंगलियां तेज चलने लगती हैं, हलवाहों के पैर तेज चलने लगते हैं। और इस सांस्कृतिक माहौल में, इस लोकगीत के संगीतमय माहौल में लोग अपने कामों को बहुत ही जल्दी निपटा लेते हैं और कहीं से उनके ऊपर कोई थकान का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आषाढ़ के समय उनकी दिनचर्या होती है। लेकिन अब लेखक वर्णन करना चाहता है कि भादो के महीने में उनकी दिनचर्या क्या होती थी। भादो का जो महीना होता है, अपनी विभीषिका के लिए गांव ग्रामीण जो अंचल होते हैं उसके लिए जाना जाता है। हालांकि आजकल बिजली की व्यवस्था से लेके अच्छी सड़कें, पक्के मकान, ये सब जो चीज़ें हैं गांव की परिस्थितियों को बिल्कुल बदल चुके हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ग्रामीण परिस्थितियाँ, गाँव में जो घर थे कच्चे हुआ करते थे, सड़क अच्छी नहीं थी, चारों ओर घने जंगल या बागीचे हुआ करते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण घना अंधकार छाया रहता था। ऐसे में ग्रामीण गांव की जो परिस्थितियां थी कैसी होती थी, ऐसे में भगत की दिनचर्या क्या होती थी, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।